हाय गाइस, दिस इज गगन फ्रॉम गगन स्टडी हब यूट्यूब चैनल। क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम आपको बता रहे थे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ये टॉपिक हो चुका है, ये चैप्टर हो चुका है, और उसके पहले मैं एक चैप्टर पढ़ाया था संख्याएं, वो चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा तीसरा चैप्टर चालू होगा, गुणनखंड और गुणज, यानी कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स, एक एक चीज को हम आपको यहाँ पे बताएंगे। एक एक थिंग को आपको बहुत अच्छे से समझना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आपको सभी वीडियोस को देखना है तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करिए, देन एक के बाद एक वीडियो को आप देखिए। तो गुणनखंड और गुणज, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होता है। जब हम एक संख्या की गुणा किसी दूसरी संख्या से कराते हैं, यानी एक विशेष संख्या कोई हो, ठीक है, एक कोई विशेष संख्या हो, उसकी गुणा हम किसी दूसरी संख्या से कराते हैं तो हमें एक संख्या प्राप्त होती है, एक गुणज प्राप्त होता है। बाद में करता हूं गुणज की। गुणज गुणज क्या हो जाएगा, कोई संख्या होगी, कोई संख्या होगी और उस संख्या की गुणा हम एक विशेष संख्या से कराएं। आप ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं से कराएं, पूर्ण संख्याओं से कराएं। अच्छा, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, अब ये भी बात एक आ जाती है। पूर्ण संख्या हमने आपको बताया है, पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है, डिस्कस किया है कि जिनकी शुरुआत शून्य से होती है, 1 0 1 2 3 4, ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आप जहां तक चाहें वहां तक ले सकते हैं। ये होते हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। अब बात आती है कि गुणज बराबर होता क्या है। गुणज बराबर होता है संख्या गुणे गुणन संख्या। कोई आपके पास संख्या होगी, सपोज दैट मेरे पास 4 है, मैं 4 लेता हूं, मेरे पास 4 है, ठीक है। गुणन संख्या का मतलब क्या है यहाँ पे, गुणन संख्या का मतलब होता है कि 4 के गुणन, 4 के गुणन हम 1 से करेंगे, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे करते जाएंगे तो कुछ प्राप्त होगा हमको रिजल्ट। जैसे मैं 4 की गुणा 1 से कराता हूँ तो कितना आएगा 4। अब 4 की गुणा मैं 2 से कराता हूँ तो 8। अब मैं 4 की गुणा 3 से कराता हूँ तो 12। अब मैं 4 की गुणा 4 से कराता हूँ तो 16। इस तरह से ये संख्याएं प्राप्त हो रही है। तो जो ये संख्या में प्राप्त हो रही हैं, ये सारी की सारी संख्या कहलाती है हमारी गुणज। गुणज क्या कहलाएंगी, ये गुणज क्या हो जाएंगे, ये सारी की सारी संख्याएं हमारी होती हैं गुणज। ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे क्या, गुणनखंड। आप ये भी कह सकते हैं गुणनखंड है ये, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ये संख्या बनी है। अगर ये गुणनखंड इसके ना होते, देखिए यहाँ पे बना गुणज, तो जो गुणज हमारा रिजल्ट आता है उसको जो बना है, जिन संख्याओं से मिल करके बना है, वे संख्याएं होती हैं हमारी क्या, गुणनखंड होती हैं। अगर आप देखिए तो 4 का एक गुणनखंड है कि नहीं है, क्योंकि 4 1 4 आया हमारा, 4 एकम 4 आया है, यहाँ पे 8 है। तो 8 के अगर देखिए आप तो 8 के ये दोनों गुणनखंड है या नहीं है, 4 भी है और 2 भी है, क्योंकि इन दोनों से मिलकर के ये गुणज बना है। जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसे हम गुणज या गुणनफल भी कहते हैं। आप गुणनफल भी कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि ये इन दोनों का क्या होगा तो इसे हम गुणज भी बोलते हैं एक प्रकार से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा गुणज, गुणज आया हमारा गुणज, इन दोनों से मिलकर के बना है हमारा गुणज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, गुणनखंड बोलेंगे, दोनों से मिलकर के बना है गुणनखंड, यानी कि दो संख्याएं हैं जो खंडों में बटी हैं, उन्हें मिला करके हमने एक संख्या बनाई, एक रिजल्ट प्राप्त किया, उसे क्या कहेंगे हम, गुणज या गुणनफल, ठीक है। क्या कहेंगे, गुणज या गुणनफल। ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक गुणनफल प्राप्त हुआ है, गुणज प्राप्त हुआ है। आपसे कोई पूछेगा कि क्या 4 12 का एक गुणनखंड है, क्या बोलेंगे आप, हाँ है। लेकिन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 12 का एक गुणनखंड है, 4 है, लेकिन ऐसे पूछ ले कि 12 हमारा है, ये 4 का गुणज है या नहीं है दोस्तों। क्यों, अगर गुणज का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी प्राकृतिक संख्या से गुणा कराएंगे, जो आएगा, अगर मैं 4 की गुणा किसी संख्या से कराऊंगा, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट यानी वो गुणज इस संख्या का होगा ही। क्यों, क्योंकि वो उसी से मिलकर के बनना है, तो होगा ही, सिंपल सी बात है। 4 गुणे 3 ये 12 आया, तो 12 एक गुणज है, तो 4 क्या है, इसका गुणनखंड है, 12 का गुणनखंड है, ठीक है। लेकिन 12 इसका क्या है, ये एक गुणज है, ये इसी से, इन्हीं संख्याओं से मिल करके ही तो ये बना है। आप समझ में आए गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर है। गुणनखंड, ये दोनों गुणनखंड है क्योंकि इस संख्या की ये गुणनखंड है, लेकिन ये
एक गुणज है इस संख्या की, इनका गुणज 12 भी होगा और 4 का गुणज भी 12 होगा, दोनों का गुणज 12 है। ठीक है, दोनों का गुणज क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल 12 हो जाएगा और ये दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। इसे आप गुणनफल भी बोलते हैं, लेकिन गुणनफल हम वहां पे थोड़ा ना बोलेंगे। जब हमसे कोई पूछेगा कि ये हमारा गुणनफल है, गुण दिया गया है तो इनके ये दोनों है कि नहीं, आप बताएंगे हाँ ये दोनों गुणनखंड है, लेकिन इन दोनों गुणनखंड का गुणज क्या है, तो 12 है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। कुछ प्रॉपर्टीज है उस पर बात करता हूँ। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, यानी कि गुणज की विशेषताएं। गुणज की विशेषताएं क्या होती हैं। पहली विशेषता है, ठीक है, पहली विशेषता हमारी है जो एक होता है, यानी कि कोई भी संख्या हो, प्रत्येक संख्या एक की गुणज होती है। प्रत्येक संख्या एक की गुणज होती है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4 × 1 तो कितना आएगा 4। ये 4 क्या है, गुणज है। किसका गुणज है, इन दोनों का गुणज है, यानी कि 4 का भी गुणज है और 1 का भी गुणज है। तो आप 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करा दीजिए, किसी भी संख्या से करा दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट गुणज किसका होगा, उन दोनों संख्याओं का। तो उसमें पहला तो हमने 1 ले ही लिया है, तो 1 का भी वो गुणज हो जाएगी। इस तरह से आप कह सकते हैं कि कोई भी संख्या 1 का गुणज होती है, कोई भी संख्या 1 का गुणज होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या आएगी, शून्य। जो शून्य होता है, प्रत्येक संख्या शून्य की भी गुणज होती है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4 × 0 तो कितना आएगा 0। क्या आएगा, 0 आएगा। ये 0 ये गुणज है, किनके किन का गुणज है, इन दोनों का गुणज है। तो यहाँ पे 4 का तो गुणज ही था ही, लेकिन शून्य का भी गुणज है। तो आप शून्य की मल्टीप्लाई किसी से भी कराएंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा, आप जानते हैं। तो किसी से भी आप गुणा कराएंगे हमेशा आएगा शून्य, और जो शून्य रिजल्ट आएगा वो गुणज होगा उन 2 संख्याओं को, उन 3 संख्याओं का, उन 4 संख्याओं का, जितनी भी संख्याओं से आप मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि 0 से गुणा कराने पर लास्ट में आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, हमें पता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हमारी ये भी बन जाती है कि शून्य से मल्टीप्लाई कराने पर जो रिजल्ट प्राप्त होगा, जो गुणज प्राप्त होगा, उन दोनों संख्याओं का होगा हमेशा। 2 संख्या हो 4 संख्या हो, आप पे डिपेंड करता है। तो थर्ड तो हमने आपको भी बताया था कि कोई 2 संख्याएं हैं, अगर 3 × 4 है तो कितना आएगा 12। तो थर्ड बस यही है कि जो रिजल्ट आएगा ये गुणज है किनका, इन 2 संख्याओं का, यानी कि 2 संख्याओं के गुणनखंड से प्राप्त रिजल्ट गुणज होता है उन 2 संख्याओं का। इन 2 संख्याओं का ये जो गुणज प्राप्त हुआ है, गुणनखंडों का जो आंसर में गुणनफल प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये गुणज जो प्राप्त हुआ है इन दोनों संख्याओं का होगा। देखो ये रिजल्ट हमारा गुणनफल है, ठीक है, लेकिन अगर गुणज की बात करेंगे कि ये किसका गुणज है, आखिर ये 12 किसका गुणज है, तो आप क्या बोलेंगे, इन 2 संख्याओं का गुणज है, इन 2 संख्याओं का गुणज है। और यहाँ पे एक बात ये भी कह सकते हैं कि ये लासा है। लासा आप समझते होंगे, ठीक है, लासा लासा आपने पढ़ा होगा, शायद 4th में पढ़ा था, हाँ 4th में होता है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम सबसे लघुत्तम समापवर्तक, जो सबसे लघुत्तम संख्याएं होती हैं वो भी बोल सकते हैं। हम यहाँ पे 12 है, इनकी सबसे छोटी छोटी संख्या क्या बन सकती है, यही तो बन सकती है, इससे छोटी कुछ बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो बस यही तुम्हें प्राप्त करना था, तो हम इसे एलसीएम भी बोल सकते हैं। एलसीएम इसी तरह होता है। फिलहाल आप वहां न जाइए, आप इसे समझिए। ठीक है, ये रिजल्ट क्या, गुणनफल या गुणज, और इन दोनों संख्याओं का ही ये गुणज है। ये क्या है, दोनों गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज क्या बोलते हैं। तो गाइस एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, 9 के पहले 10 गुणज लिखिए। 9 के पहले 10 गुणज लिखना है। गुणज मैंने बताया कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, गुणज कैसे प्राप्त करते हैं, संख्या गुणे संख्या के गुणन। तो गुणन हम कैसे करते हैं, 9 × 1 कितना आएगा 9, 9 × 2 18, इस तरह से निकालेंगे 10 तक पूरा। ठीक है, देखिए हमने लिख दिया 9, हमने पूरा 10 तक लिख दिया। 9 × 1 9, 2 2 3 4 5 6 7 8 एंड पूरा 10 तक। क्या करना है, गुणन। गुणन का मतलब क्या होता है, उसकी गुणा पहले 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से, लाइन से आप काटते चले जाइए जहां तक आप चाहे वहां तक। तो 10 तक हमसे कहा था तो हमने 10 तक कर दिया है। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। समझ लीजिए 9 का हमको पहाड़ा लिखना है और हमने पहाड़ा पे लिख दिया है, ये हमसे पूछ रहा था, निकाल दिया, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 और 6 के पहले 3 उभयनिष्ठ गुणज हैं, क्या होंगे, ये पूछ रहा है हमसे।
तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन मिल जाए, जो सेम से मिल जाए, उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो बताया 9 और 6 के पहले 3 ढूंढना है हमें। तो हम क्या करते हैं, हम 10 तक 6 के वैल्यू लेते हैं, उसके बाद हम दोनों में कॉमन ढूंढ लेंगे। तो 6 के क्या हो जाएंगे, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 7। तो देखिए हमने लिख लिया 6 का भी हमने लिख लिया 10 तक। अब देखते हैं 3 कॉमन क्या इतने में मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 9 का लिख लिया और 10 का लिख लिया। देखते हैं 18 यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे 18 है, एक गुणज हमें कॉमन मिल गया। हमसे कितने कहा, 3 और ढूंढते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन हो, जो सेम हो। ठीक है, फिर क्या आएगा 54, इसमें भी 54 है। ओके, और कुछ मिल रहा है क्या, हाँ 36, बस यही 3 हमें मिल रहे हैं और कोई नहीं मिल रहा। और हमसे कहा भी 3 ही था, तो हमारा 10 तक में ही काम चल गया, 10 तक हमने लिखा था। ठीक है, और उतने में हमें 3 कॉमन मिल चुके हैं, तो आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इतने में 3 नहीं मिलते तो हम थोड़ा थोड़ा और बढ़ाते, 15 तक लिख लेते, उसके बाद देखते कि हो सकता है कोई कॉमन मिल जाए। तो हमें इतने मिल गया तो कोई बात नहीं, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 4 और 5 के लघुत्तम समापवर्तक क्या है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था जब 2 संख्याएं लिखी हूं 4 5, इनका गुणा करा दीजिए, जो गुणा जा जाएगा इनका वही हमारा हो जाएगा इनका लघुत्तम समापवर्तक। 4 पंचे 20, यही है इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक। बस सिर्फ मल्टीप्लाई करा देना है। 2 संख्या दी गई, उनको मल्टीप्लाई करा दीजिए, उनका जो रिजल्ट आएगा उसे हम बोलेंगे क्या, लघुत्तम समापवर्तक। अच्छा, इनके ये फैक्टर्स हैं, ये क्या है, इनके गुणनखंड हैं, और इसे हम गुणज भी बोलते थे, क्योंकि 4 और 5 का गुणज क्या है, 20 है। 4 और 5 का गुणज हो जाएगा 20, यही हमारा क्या है, लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। कहा है अगली 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 है, उसके बाद 4, फिर 6, यानी कि हम इसमें गुणन देख रहे हैं। 2 इंटू 1 कितना आया होगा, 2 आया होगा। फिर 2 इंटू 2 किया तो 4 आया। फिर 2 इंटू 3 किया तो कितना आएगा, 6 आया। इस तरह से 3 संख्या और बतानी है तो क्या करेंगे, 2 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 5 करेंगे 10, 2 इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा 12। यानी कि सिर्फ गुणन करना था, यहाँ पे उन संख्याओं को लगातार गुणन निकालना था, हमने निकाल दिया, यही तो आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह इसमें करना है। 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 2 कितना आएगा, 18, 9 इंटू 3 हो जाएगा 27। अब 9 इंटू 4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 36। 5 करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है 45, और 6 बार करेंगे तो आ जाएगा 54। इस तरह से आप संख्या निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने बताया था गुणज कैसे निकालते हैं, संख्या इंटू उनका गुणन, गुणन यानी कि 1 2 3 4 5 6, आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक लिख सकते हैं। गुणन कहाँ से करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं से नहीं करेंगे, हमेशा पूर्ण संख्याओं से करते हैं। हम 0 से भी गुणन करेंगे, जब हम गुणन करेंगे तो 0 से भी करेंगे, 0, 1, 2, 3, ऐसे जहां तक चाहे वहां तक। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, चलिए देखते हैं। 8 के ऐसे गुणज ज्ञात कीजिए, यानी कि ऐसे गुणज हमें बनाने हैं जो 56 से अधिक व 88 से कम हो। अब क्या करेंगे, हम 8 के गुणज बनाते हैं। पहले क्या करेंगे, 8 इंटू 1 करेंगे, 8 आएगा, 8 इंटू 2 16, ऐसे निकालते हैं। और फिर देखते हैं कि 88 कहाँ पर आता है। ठीक है, 88 कहाँ तक आएगा और हमारा 56 कहाँ आएगा, इनके बीच के में बताने, इससे कम हो और इससे अधिक हो और 88 से कम हो। तो 8 कितना आएगा हमारा, 8 इंटू 1 8 आएगा, 8 इंटू 2, देखिए हमारा हमने लिख दिया यहाँ पे 8 इंटू 1 8, इस तरह से हमने निकाला है। 8 इंटू 11, यहाँ पे हमारा 88 आया। हमें जाना कहाँ तक था, 88 तक, इससे कम हो और 56 से अधिक हो। तो देखिए यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 56 है, ये हमें मिल गया। 56 से अधिक कहा, यानी कि इसके नीचे आएंगे तो यह हो जाएगा 64, 74 और 80, ये इनके बीच के गुणज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गुणज इक्वल कितने कितने हो जाएंगे, 64, 72, 80। ये 56 और 88 के बीच के गुणज आ गए। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का पूछ ले आप इस तरह से उसके गुणन निकाल लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, बाहर लिख लीजिए, उसको समझ लीजिए एक प्रकार से, और उनके बीच के गुणज बता दीजिए। इस तरह से हम निकाल सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में से क्या दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणज है? कैसे फाइंड करेंगे? हमने आपको भी बताया था। अच्छा, क्या कह रहा है, ये दूसरी संख्या है, ये इस पहले वाली संख्या का गुणज है या नहीं, है कि नहीं? ये 39 इस संख्या का गुणज है कि नहीं? अच्छा, गुणज हमने कैसे फाइंड किया था? अभी क्या किया था कि जो संख्या थी उसकी किसी संख्या से गुणा कराई, किसी संख्या से गुणा कराई, जो रिजल्ट आया, ठीक है, वो उन संख्या का गुणज होता था। दैट मीन्स अगर इसकी गुणा हम किसी संख्या से करेंगे तो उसके मल्टीपल में गुणा करते करते कहीं ना कहीं पर तो आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम 7 के गुणन से गुणा करा दें, 7 है उसके गुणन निकाल दें सारे, यानी कि पहाड़ा लिख दें 7 का, 7 इंटू 7 इंटू 1 7 इंटू 2 7 इंटू 3, उसके बीच में अगर पड़ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये 39 इस 7 का गुणज होगा। अब यहाँ पे लिखा गया 7, 39 है, 7, 39। क्या कर ले? अच्छा, एक उपाय और भी है। अगर इस दूसरे वाले संख्या को हम पहले वाली संख्या से डिवाइड कर दें, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तब भी हम कह सकते हैं ये संख्या इस संख्या का गुणज होगा। तो यही सबसे अच्छा बेस्ट आइडिया रहेगा, और हम भाग कर लेते हैं। तो 39/7, 7 पारा पढ़िए, 7 कम 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छंग 42, ज्यादा हो गया लेकिन कटा नहीं। इसका मतलब यही है कि इसे भाग देने पर ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो ये गुणज नहीं होगी। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाती तो ये गुणज हो जाती। देखिए दूसरा देखते हैं, 36 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, 4 कम 4 4 कट जाएगा ना, 9 बार कटेगा, 4 9 36, ठीक है, 4 9 36, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये 36 इस 4 का एक गुणज है। इसे देखिए 9 8 72, पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये गुणज हो जाएगा। ये देखिए 45 है, 6 8 48 और 6 7 42 बीच में पड़ गया, नहीं कटा, दैट मीन्स दिस इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 6। ओके, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आप किसी भी संख्या का मल्टीपल गुणज निकाल सकते हैं, या जो कुछ भी आपको फाइंड करना है इस एक्सरसाइज में आप कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज 3.1 थी। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको वीडियो लेक्चर क्रिएट करके दे दूंगा, ठीक है। अगर इसमें बताने वाला होगा तो मैं एसएमएस करूंगा, नहीं तो वीडियो लेक्चर बनाऊंगा और आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करिए कि वीडियो लेक्चर आखिर कैसा बनाया गया। ओके, अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं और वो बता रहे हैं हमें कि हाँ सर वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे बन रहे हैं, बहुत खराब बन रहे हैं, तो थोड़ा मुझे मिलेगा। अगर खराब होंगे तो मैं और प्रैक्टिस करूंगा और थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा, और अच्छा होगा तो और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। इस तरह से आपको कमेंट करना है, बताना है, और कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछिए विदाउट एनी हेजिटेशन। यू हैव टू आस्क मी क्वेश्चन वट एवर यू वांट टू आस्क मी, and please subscribe my YouTube channel. This is most important for you, because if you not subscribe my YouTube channel, so you will not be able to get notification of my videos. First of all, subscribe and then press the bell icon at YouTube channel. Okay, thank you, thanks a lot.